एपिसोड 11 की शुरुआत होती है और मिशेल बैन से पूछती है आखिर इस कॉलिंग की सच्चाई क्या है। ये वो कॉलिंग है जिसने ग्रेस और बेबी की जान बचाई या फिर कोई और। बैन कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन हाल ही में स्कैल ने 3 डार्क शेडो देखे हैं। और मिशेल कहती है इसका जवाब तो साइंस के पास भी नहीं मिलेगा, पर बाइबल क्या कहती है इस बारे में। बैन कहता है जैसे कि मैंने कहा लास्ट टाइम एड्रिन ने भी कहा था कि 3 काली आत्माएं इस महीने में आने वाली है और वो भयानक रूप धारण करेगी। ये बात सुनकर मिशेल कहती है सुनकर भी डरावना लगता है, पर कॉलिंग तो अच्छी होती है। बैन कहता है मैं मानता हूँ कॉलिंग अच्छी है, पर हाल ही में स्कैल ने 3 डार्क शैडो देखे हैं और एड्रिन भी डरावनी चेतावनी देकर चला गया। कुछ तो होगा। मिशेल कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, आखिर ये कॉलिंग अच्छी है फिर या गलत। बैन कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने जिक के बारे में पूछना भूल गया। जिक कैसा है। मिशेल कहती है वो तो ठीक है और नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ना कोई कंप्लेंट ना कोई डिमांड। वो हॉस्पिटल में जाता है, सानवी के पास इलाज करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। लेकिन मेरा विश्वास तो बहुत है, पर मैं भी कभी ना कभी टूट जाती हूँ। हमेशा की तरह जिक हर दिन उसी जगह पर जाता है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी अपनी बात दिल की शेयर करते हैं। जिक अपने पुराने दिनों को याद करता है और अपनी गलतियों को खुद ही बयान करता है। तभी उन्हीं में का एक मेंबर उसे समझाता है जो होना था जो हो चुका, बस अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद से अपने आप को पूछना होगा आखिर कौन है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है। घर के बाहर मिशेल अकेले में अपने आप से बात करती है और वो कहती है आजकल मुझे कोई भी कॉलिंग नहीं आती। मुझसे क्या गलती हुई। जब जब मुझे कोई कॉलिंग सुनाई दी तब तक मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ। मैंने आज तक जिन लोगों को भी चाहा वो लोग मुझसे दूर हो गए, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ यूँ ऐसे मर जाए, मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा मर जाए। वो खुद एक अच्छा इंसान है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ कुछ अच्छा ज़रूर होगा। कुछ देर बाद मिशेल बाहर निकलती है। रास्ते में एक शॉप में से एक आदमी चोरी कर कर भागता है। मिशेल उसका पीछा करती है। पकड़ने के बाद पता लगता है उसने पहली बार एक चॉकलेट बार चुराया। वो लड़का गिड़गिड़ाता है और वो कहता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तभी मिशेल को एक वॉइस सुनाई देती है, लेट हिम गो, जाने दो उसे, जाने दो उसे। मिशेल उसे वार्निंग देती है और वो उसे छोड़ देती है। वो लड़का बस पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। मिशेल वो चॉकलेट बार लेकर वो शॉप में जाती है। शॉपकीपर उसे कहता है मैंने इस चॉकलेट के लिए उसका पीछा नहीं किया था, बल्कि इसके लिए किया था। 20 बॉक्स इसने चुराए हैं। मिशेल कहती है ये तो कोल्ड मेडिसिन है, और ये जानकर उसे अजीब लगता है भला कोई इतनी सारी कोल्ड मेडिसिन लेकर करेगा क्या। ऑफिस में ये सारी बातें वो जेरिड के साथ शेयर करती है। जेरिड उसे कहता है आखिर तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि ये सबके पीछे कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। मिशेल कहती है क्योंकि मुझे कॉलिंग आई थी और कॉलिंग अच्छे होते हैं। तभी वहाँ पर मिशेल की न्यू पार्टनर आ जाती है और वो लोग नॉर्मल बात करते हैं। घर पर बैन बेबी को संभालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और वो बेबी को चुप कराती है। बैन जैसे ही आगे बढ़ता है एकदम से उसे कॉलिंग आ जाती है। पहली बार बैन इस कॉलिंग से डर जाता है। बैन कहता है मुझे कॉलिंग में ट्रेन दिखाई दी। बैन आगे कहता है कोई तो मरने वाला है। रास्ते में स्कैल और टीजे बात करते हुए जाते हैं। तभी अचानक से उसे कॉलिंग आती है और कॉलिंग में उसे एक बर्ड दिखाई देता है। घर पर आकर यही बात वो बैन और ग्रेस के साथ डिस्कस करता है। टीजे कहता है ये कुछ अजीब था। तभी स्कैल कहता है ये सिंबल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। बैन अंदाज लगाने की कोशिश करता है कि इन सब के बीच में कनेक्शन क्या है। ट्रेन, बर्ड और स्कैल को दिखाई देने वाले 3 शेडो। ग्रेस कहती है ऐसे पिक्चर दीवार के ऊपर निकाले जाते हैं जैसे कि सबवे या फिर रेलवे स्टेशन। तभी स्कैल अपने टैब में उसी पिक्चर को क्लिक कर कर दिखाता है। बैन कहता है हमें यहाँ पर जाकर खुद देखना चाहिए। हॉस्पिटल में हर रोज़ की तरह जिक अपना चेकअप करवाने सानवी के पास आता है, लेकिन हर दिन की तरह सानवी भी उसे कहती है कि हम इसके ऊपर इलाज ज़रूर निकालेंगे। लेकिन जिक को यह अच्छी तरह से पता होता है कि इसके ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो सानवी की बात मानने के लिए ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाता है। मिशेल और जेरिड पूछताछ करने बस स्टॉप पर आते हैं और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो दोनों उस लड़के के बारे में उससे पूछताछ करते हैं जो कि बस पकड़कर भागा था। वो आदमी कहता है बस में कई लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं और उसमें से एक बच्चे को याद रखना मुश्किल है। तभी मिशेल उसे कहती है बस में तो सिक्योरिटी कैमरा होगा ना, बस हमें वो देखना है। बैन और टीजे सिटी के सारे सबवे चेक करते हैं और आखिरी के सबवे के पास आ जाते हैं। इतने में एक एजेड आदमी का कुछ सामान गिर जाता है। टीजे उठाकर उसे देता है। वो आदमी कहता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, थैंक्स कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बैन और टीजे उसी सबवे में आ जाते हैं और उन्हें वो सिंबल दिख जाता है जो टीजे ने देखा था। बैन कहता है अब क्या करना है। टीजे कहता है पता नहीं। वो लोग आसपास देखने लगते हैं कुछ अजीब चीज़ें, ताकि जिस काम के लिए वो आए हैं वो हो सके।
अभी उसी स्टेशन के पास उस आदमी को बैन दोबारा देखता है। बैन उसे नोटिस करता है। वो आदमी काफ़ी दुखी लगता है। अचानक से स्टेशन के ऊपर ट्रेन आ जाती है और वो आदमी अपनी जान देने जाता है। बैन और टीजे उस आदमी को बचाते हैं। हॉस्पिटल में जिक की मॉम उसे मिलने आती है और वो काफ़ी खुश होती है अपने बेटे को अपने पास पाकर। जिक उसे कहता है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर हम साथ मिलकर घर पर चले जाएंगे। ये सुनकर उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल जिक का एक छोटा सा ट्रीटमेंट होने वाला होता है जिसमें सानवी उसकी डेड स्किन निकालने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह होती है कि फ्रोजन बाइट उसके पूरे शरीर में फैला होता है और इतनी सारी डेड स्किन निकालना जिक के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। ऑफिस में बस के वीडियो कैमरे को चेक किया जाता है और उसमें उस लड़के का वीडियो फुटेज मिल जाता है। जेरिड कहता है, इस लड़के के बारे में पूरी डिटेल निकालो, मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बैन और टीजे उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। बैन उस आदमी के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि इस आदमी की कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही इसके पास कोई आईडी कार्ड है जिससे कि हमें पता लग सके कि ये कौन है। टीजे कहता है कि ये फ्लाइट 828 का पैसेंजर भी हो सकता है। बैन कहता है, कुछ कह नहीं सकते। तभी टीजे आगे कहता है, इस आदमी को बचाने में कॉलिंग ने हमें ही क्यों कहा। तभी टीजे की नज़र उस बॉक्स पे जाती है जो कि सबवे के बाहर उसी आदमी को उसने उठा कर दिया था। बैन चुपके से उस बॉक्स को चेक करता है और उसमें एक छोटा सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। बैन उसे बजाता है, फिर उसे पता लगता है ये म्यूजिक उसने पहले भी कई बार सुनी है। तभी थोड़ा याद करने के बाद उसे पता लगता है जब स्कैल छोटा था तो ग्रेस इसी म्यूजिक को गुनगुना कर उसे सुलाती थी। टीजे कहता है, इस सब के बीच में कनेक्शन क्या हो सकता है। तभी बैन कहता है, इसके होश में आते ही हमें इस सब के बारे में पता चल सकता है। स्कूल में मिशेल और जेरिड उस लड़के से मिलने जाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं कि इतनी सारी कोड मेडिसिन को तुम चुराते क्यों हो, नशे के लिए। वो लड़का काफ़ी डर जाता है और वो कहता है, जो डिलीवरी वाले को मैं इसे बेचता हूँ। हॉस्पिटल में जिक से मिलने स्कैल ग्रेस अपनी बेबी को लेकर आती है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है। वो लोग नॉर्मल बात करते हैं। ग्रेस उसी म्यूज़िक को गुनगुना कर बेबी को सुलाती है और उस म्यूज़िक के वर्ड जिक को भी पता होते हैं। जिक कहता है, आपको इस गाने के बारे में कैसे पता। इसी गाने की धुन गुनगुना कर मेरे डैड मेरी सिस्टर को सुलाते थे। ये सुनने के बाद बैन जिक से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से मिला हूँ। जिक कहता है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट टाइम मेरी सिस्टर की जब डेथ हो गई वो वहाँ से चले गए और अभी तक वो मर भी गए होंगे। ऑफिस में उस लड़के के बारे में सोच सोच कर मिशेल का दिमाग घूमने लगता है। जेरिड कहता है, हमें उसके बारे में डीप में सोचना होगा। वो बस में तो चढ़ा, लेकिन वो बस किन किन जगह पर रुकी और वो लड़का किन किन जगह पर उतर सकता है। तभी मिशेल की पार्टनर उसे एक क्रिमिनल फाइल देती है और वो कहती है कि यह आदमी 2 महीने पहले ही जेल में से छूटा है। हॉस्पिटल में बैन जिक को समझाता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, लेकिन जिक मना करता है और वो कहता है कि उन्हें हमारी परवाह बिल्कुल नहीं। जब मेरी सिस्टर ऑफ हो गई तब हमें वो छोड़कर चले गए, जबकि हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बैन कहता है, मैं मानता हूँ उन्होंने गलती की, लेकिन इतने सालों बाद वो फिर लौटे हैं। हो सकता है वो बदल भी गए होंगे और कॉलिंग ने भी हमें ऐसा ही कुछ कहा था। जिक कहता है, तुम्हारा मतलब यह है कि कॉलिंग सही है और मैं गलत। बैन उसे फिर से समझाता है और वो कहता है, ज़िंदगी में कम लोगों को ही सेकेंड मौका मिलता है दूसरी लाइफ जीने का, और तुम इस मौके को मत छोड़ो और अपनों को माफ कर कर तुम लाइफ में आगे बढ़ो। दूसरी तरफ उन्हें होश आ जाता है। टीजे उनके पास बैठा होता है। बैन के कहे अनुसार जिक उसे मिलने जाता है। कुछ देर बाद मिशेल हॉस्पिटल में आ जाती है और जिक अपने डैड के बारे में उसे सब कुछ बता देता है और बात करते करते वो अपना सामान पैक करने लगता है। मिशेल उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिक कहता है, मुझे और ट्रीटमेंट नहीं करनी, मुझे पता है इस चीज़ के ऊपर कोई भी इलाज नहीं। और ये बात सुनकर मिशेल उसे कहती है, क्या तुम गिव अप कर रहे हो। और ये बात कहते कहते वो रोने लगती है। जिक कहता है, आज मैं अपने पापा से मिला और मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सच में मरने वाला हूँ तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ, बाकी का टाइम मैं तुम्हारे साथ घर पर निकालूँ, ना कि इस हॉस्पिटल में। कुछ देर बाद सानवी हॉस्पिटल में आ जाती है और हर रोज़ की तरह डोर ओपन करने के लिए कार्ड का यूज़ करती है, लेकिन वो वर्क नहीं होता। फिर पता लगता है सानवी को जॉब पर से निकाल दिया है। सानवी इसका रीज़न पूछती है, लेकिन वो लोग उसे रीज़न बताने से मना कर देते हैं। रात के वक्त मिशेल और जेरिड घर के सामने नजर रखे होते हैं ताकि हर एक एक्टिविटी को नोट कर सके, और इस बीच दोनों में काफ़ी इमोशनली बातें होती है। फिर जाकर जेरिड को पता लगता है जिक के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो मिशेल के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा।
क्योंकि फ्रोजन बाइट उसकी लाइफ लेकर ही छोड़ेगा। और इस वजह से मिशेल भी अपने आप को काफ़ी कमज़ोर और हेल्पलेस फील करती है। जेरिड कहता है ये कैसे मुमकिन है। मिशेल कहती है जैसे ग्रिपिंग आया था बिल्कुल ज़ीक भी वैसे ही जाएगा। मुझे पता नहीं कि ये कैसे, लेकिन यही सच है। थोड़ी देर बाद उस घर के पास बस ड्राइवर आ जाता है। अंदर से कोई और ही दरवाज़ा खुलता है। दोनों समझ जाते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जेरिड तुरंत अपने लिए बैकअप फोर्स मंगा लेता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरा आदमी जेरिड को देखकर भागने लगता है। जेरिड भी उसके पीछे भागता है। मिशेल को अंदर म्यूजिक की आवाज़ आती है। मिशेल बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर बस ड्राइवर और वो क्रिमिनल होता है। मिशेल उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिमिनल उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। मिशेल उसकी बात नहीं मानती और एकदम से मिशेल को फिर से वॉइस सुनाई देती है, लेट हिम गो, छोड़ दो उसे। लेकिन यहाँ पर पहली बार मिशेल कॉलिंग को इग्नोर कर देती है और वो उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। वहाँ पर मिशेल जेरिड के साथ ये सारी बातें शेयर करती है। मिशेल कहती है कि मैंने उस लड़के को छोड़ दिया सिर्फ एक कॉलिंग की वजह से। जेरिड उसे पूछता है ये अब क्या हुआ। मिशेल कहती है मुझे वहाँ पर फिर से वही कॉलिंग सुनाई दी। जेरिड उसे पूछता है कि तुमने फिर उसे क्यों नहीं छोड़ा। मिशेल कहती है सब कुछ जानते हुए भी कि वो क्रिमिनल है, इतनी पागल तो मैं नहीं हूँ कि ये कॉलिंग के चलते हुए मैं उसे छोड़ दूँ। जेरिड उसे कहता है मुझे लगता है तुमने इस बार सही डिसीजन लिया है उसे ना छोड़कर। रात को ज़ीक घर आ जाता है। मिशेल उसे पूछती है तुम तो काफ़ी ठंडे पड़े हो। ज़ीक कहता है बीच साइड वॉक करने के लिए गया था। ज़ीक आगे कहता है देखो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अच्छे पलों को याद रखना चाहता हूँ और मेरे पास तुम्हें छोड़कर और कुछ भी अच्छी याद नहीं है। मिशेल उसे कहती है कि कॉलिंग के भरोसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ज़ीक कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अच्छे पलों को याद रखना चाहता हूँ और मैं इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। इतना कहकर ज़ीक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और मिशेल भी मान जाती है। घर पर बैन स्कैल को सुलाकर अपने रूम में चला जाता है। तभी स्कैल की फिर से आँख खुल जाती है और उसे फिर से 3 डार्क शैडो दिखाई देते हैं और इस बार 3 डार्क शैडो के पीछे कौन है ये हमें पता चलता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 2 का एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपने मैनिफेस्ट सीजन 1 नहीं देखा है तो उसे भी देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।